हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है इसको अच्छे से देखिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को जब भी आप लोग क्लास देखें, क्योंकि ये बार बार जो है रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सीमा सड़क संगठन क्या है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हो गई थी 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पर है? ये न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अभी क्या हुआ है कि इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं। किसको बनाया गया ये पूछ रहा है। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को बनाया गया नए महानिदेशक। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो है इनसे पहले थे BRO के महानिदेशक। BRO करता क्या है? तो BRO का कार्य क्या है? BRO जो है आपके सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते जो बॉर्डर एरिया है वहां पर रोड्स का डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे देशों के अंदर भी कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कि अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, इन देशों के अंदर भी जो है रोड नेटवर्क डेवलप करना होता है अगर हमें, तो उसके लिए भी जो है BRO ही करता है वो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर जो आपका दिल्ली के अंदर है, 1960 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है वो अभी इसके क्या बन गए? महानिदेशक बन गए, राइट। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, प्रतिवर्ष जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर या 1 दिसंबर? डेट क्या है, कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। बता दो शाबाश, कब मनाया जाता है? तो क्या है इसका आंसर? 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और वर्ल्ड कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर का लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़माने के साथ चीज़ें बहुत चेंज हो रही है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन उसके अंदर आता जाता कुछ नहीं है। हम लोग केवल जो है फालतू की चीज़ें हैं वही जानते हैं उसके अंदर, या 2-4 काम की चीज़ें जानते हैं, ठीक है। बाकी उसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है ना। वो आपको गलत भी बहुत कुछ है, सही भी बहुत कुछ है। तो लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो बढ़ाने के लिए हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है ना, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बार इसको कब मनाया गया था? 2001 के अंदर मनाया गया था, और एक कंपनी NIIT कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। NIIT कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। NIIT कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसके द्वारा जो है पहली बार 2001 में मनाया गया था इसको, ये बात ध्यान रखना है। अभी जो है 20वां जो है बार मनाया गया आपका 2020 के अंदर जो है, ये 20th एनिवर्सरी थी इसकी, ठीक है। 20वीं 2001 से मनाया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है? USA के पास है। विश्व में सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर्स जो है, जो हाई स्पीड वाले हैं, अगर उनकी बात करें, 500 की जो सूची लॉन्च हुई थी उसके अंदर अगर सर्वाधिक बात करें तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। लेकिन सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो फुगाकू जो है जापान का है उसके अंदर सूची में। भारत का जो है परम सिद्धि 63वें स्थान पर सबसे जो है ज़्यादा स्पीड में शुमार है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कंप्यूटर के पिता आपको पता है चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की अगर बात करें, सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? वॉन न्यूमैन जो है, वॉन न्यूमन ने कंप्यूटर के विकास के अंदर सर्वाधिक योगदान किसने दिया? वॉन न्यूमन, ठीक है। और सबसे जो है पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज है, राइट। इसके अलावा भी अगर चीज़ें देखें कि कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट उसका कौन सा है, सबसे नियंत्रक पार्ट जो है, कंट्रोलर कौन है? तो CPU है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 दिसंबर, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो गया ये। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका कि किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। किसको किया गया आपको बताना है। अलका माथुर, आदिति शर्मा, वर्षा जोशी या रीना चोपड़ा। क्या इसका करेक्ट आंसर है वो बताओ फटाफट से।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या नेशनल डेयरी विकास बोर्ड, बताइएगा। किसको किया गया है, क्या है करेक्ट आंसर? कौन है? वर्षा जोशी। वर्षा जोशी जो है मत्स्य एवं जो पशुपालन विभाग है उनमें उसमें कार्यरत थे। अभी इनको जो है वर्षा जोशी जी को यहाँ एनडीडीबी के अध्यक्ष बनाए गए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। इसकी स्थापना कब हो गई थी? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कहाँ पर है ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास जो बोर्ड है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये कहाँ पर है? आनंद कहाँ पर है? आनंद गुजरात के अंदर लोकेटेड है, जहाँ पर आपको पता होगा अमूल, ठीक है, आनंद डेयरी, ओके, वो सब जो है आनंद के अंदर गुजरात के अंदर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। उसकी जो है अध्यक्ष के रूप में वर्षा जोशी को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। ये बात तो ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक आपने सुना होगा NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी सुने हो ना? नेशनल, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो ये है आपका करनाल के अंदर। ये कहाँ पर है? करनाल कहाँ है? हरियाणा के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हो गई थी? एनडीआरआई की जो है आपका राष्ट्रीय डेयरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान जो आपका संस्थान है, उसकी स्थापना कब हो गई थी? करनाल के अंदर। तो करनाल से पहले जो है 1923 में इसकी स्थापना हो गई थी। बेंगलुरु में था पहले। ये कहाँ था? ये बेंगलोर में। आज़ादी के बाद जो है इसका नाम जो है रखा गया था राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, और इसको जो है 1955 के अंदर जो है हरियाणा के करनाल में शिफ्ट किया गया था, ठीक है। हरियाणा के करनाल में 1955 में इसको शिफ्ट किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि NDRI जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसके अलावा 1923 में जो है बेंगलोर में स्थापना हुई थी, 1955 में जो है इसको करनाल में स्थापित किया गया था। क्लियर है? तो ये कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। वर्षा जोशी किसकी अध्यक्ष बनी है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, वो करनाल के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है 1965 में स्थापना हुई थी डेवलपमेंट बोर्ड की, आनंद गुजरात में मुख्यालय है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? लोकसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हाल ही में, ये आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। राजीव दास चौरसिया, उत्पल कुमार सिंह और रमेश कुमार निगम या जितेंद्र प्रताप गौड़, कौन है ये आपको बताना है। राजीव कुमार चौरसिया है, उत्पल कुमार सिंह है, रमेश कुमार निगम है या जितेंद्र प्रताप गौड़ है। किसको लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा फटाफट से। लोकसभा का नया महासचिव, देखिएगा जो लोकसभा महासचिव होते हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसकी नियुक्ति होती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति होती है लोकसभा के महासचिव की, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल जो है आपका लोकसभा का, इसकी नियुक्ति होती है लोकसभा अध्यक्ष के। और लोकसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, ओके, ओम बिरला अभी अध्यक्ष है। ये जो महासचिव है ये अभी किसको नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा है लोकसभा अध्यक्ष ने, ठीक है। तो ये कौन है? उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, ये है उत्पल कुमार सिंह को किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, उत्पल कुमार सिंह जो है वो नए लोकसभा के महासचिव बने हैं। ये जो रैंक है एक तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर रैंक है। कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक है जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए अपनी लाइफ का हाईएस्ट पोस्ट होता है, वो कैबिनेट सचिव का ही होता है। तो वो पोस्ट है ये कैबिनेट सचिव का, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति होती है। क्लियर? तो ये कुछ एक चीज़ें जो है इसके अंदर ध्यान लगती है। इसके अलावा जो है इसके पहले जो है 2017 से बनी हुई थी स्नेहलता श्रीवास्तव, और स्नेहलता श्रीवास्तव जो है वो इनसे पहले जो उत्पल कुमार सिंह से पहले थी, वो अभी तक की पहली महिला जो है, पहली महिला थी जो इस पद पर तैनात थी या इस पद पर नियुक्त थी लोकसभा के महासचिव के पद पर। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है 2017 से बनी हुई थी इस पद पर, ठीक है। अभी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा अध्यक्ष ने नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा जो उसका प्रशासनिक जो प्रमुख होता है, अधिकारी होता है, वो होता है लोकसभा का महासचिव, ठीक है ना। जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है, वो आपका कौन होता है? ये महासचिव होता है, ठीक है ना।
जब लोकसभा भंग हो जाती है तो बाकी सभी सदस्यों का जो है कार्यकाल या जो है वो समाप्त हो जाता है एक तरह से, बट लोकसभा अध्यक्ष जो है वो तब तक बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा का चुनाव नहीं आता है। वो क्योंकि वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं बना होता है, बट उनके अंडर में जो है लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है वो अंडर में आता है, तो इसलिए वो तब तक बने रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो बी उत्पल कुमार सिंह जो है ये महासचिव बन गए हैं, बी उत्पल कुमार सिंह। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंबेडकर हाउस को एक संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? किसने किया है अंबेडकर हाउस को एक संग्रहालय बनाने का निर्णय? आपसे पूछा गया है, बताइएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और जापान, किसको बनाने का निर्णय लिया है? किसने जो है, किस जगह पर, किस देश ने अंबेडकर हाउस? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बताइएगा किस देश ने ऐसा निर्णय लिया है? फटाफट से आंसर दिएगा। किसने ऐसा किया है? यूके, ब्रिटेन यानी चीन, या फिर जापान या अमेरिका? ए, बी, सी और डी, कौन है? तो देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनका जन्म 1891 में हुआ था। इसके अंदर सेंट्रल प्रोविंसेस, मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर महू जिले के अंदर जो है, महू के अंदर हुआ था। ठीक है, 1891 के अंदर महू के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने 1920s के अंदर 1920 के आसपास जो है ये 1920 के आसपास जो है ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाई करने के लिए गए थे और वहाँ रहे थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वहाँ पर रुके थे 1920s के आसपास जो है। तो वहाँ पर जो है जहाँ रुके थे कैडमैन के अंदर, कैडमैन के हेनरी रोड पर, तो वहाँ जहाँ ये रहते थे, जो आवास था, उसको संग्रहालय बनाने की डिमांड चल रही थी भारत की कई दिनों से। तभी जो है ब्रिटेन उसको संग्रहालय बनाने का निर्णय फाइनली ले लिया है। जो उनका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते टाइम पे जो निवास स्थान था कैडमैन क्षेत्र के अंदर हेनरी रोड पर, उसको बनाया गया। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। ठीक है, अब अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? भारतीय संविधान का शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा ये ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर आपकी प्रारूप समिति जो थी भारतीय संविधान की, उसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इन्होंने 1920s के अंदर पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1936 के अंदर इन्होंने पूना पैक्ट वगैरह वो चीज़ों से रिलेटेड है, ये आपको पता ही होगा। 1936 के अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेता है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। और कब की? 1936 के अंदर उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है इनको मृत्यु के बाद जो है पोस्थुमसली 1990 के अंदर भारत रत्न भी दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था इनको? 1990 के अंदर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको भारत रत्न 1990 के अंदर। इसके अलावा जो है उनकी दो बुक्स है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। एक तो क्या है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान उनकी पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा रिडल्स ऑफ हिंदू रिलीजन करके भी पुस्तक है। तो इस तरह की चीजें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। और वो विधानसभा के अंदर सदस्य कहाँ से चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो विधानसभा सदस्य जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे? वो चुने गए थे विधानसभा में। पहले तो इसके अंदर संविधान सभा जो बनाई थी हमारी, उसके अंदर जो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, सीए जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है सबसे पहले वो चुने गए थे बंगाल से। बंगाल में कहाँ से? पूर्वी बंगाल क्षेत्र से। लेकिन आज जो है स्वतंत्रता के बाद जो है उनको उस क्षेत्र, तो वो क्षेत्र तो पाकिस्तान में चला गया। तो उसके बाद वो कहाँ से चुने गए? उसके बाद जो है वो बॉम्बे से चुने गए। तो ये पूरी बात आपको ध्यान रखनी है। पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है वो क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो वो कहाँ से चुने गए थे? तब वो चुने गए थे बॉम्बे से। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो बताइएगा मुझे फटाफट से। ब्रिटेन यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि चर्चा में रही पीएम कुसुम योजना या पीएम कुसुम स्कीम जो है वो उसका संबंध किससे है? ये आपसे पूछा है। स्वास्थ्य से है, या प्लास्टिक निपटान से है,
या फिर स्वच्छता से है, सौर ऊर्जा से है, किससे है आपका पीएम कुसुम योजना, ये बतानी है। बताओ शाबाश, किससे है पीएम कुसुम योजना का संबंध? क्या है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और आगे क्या है? कुसुम, तो किसान, कुसुम से क्या बन गया? की से किसान, कैसे? किसान ऊर्जा सुरक्षा और फिर से उरा आ रहा है तो उत्थान महाभियान, ठीक है, महाभियान। ये है कुसुम। ऊर्जा सुरक्षा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसके अधीन है ये पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान। तो ये बन गया आपका पूरा पीएम कुसुम, कुसुम योजना। इसमें क्या है एक्चुअल में? इसमें जो है 2019 को इस स्कीम को शुरू किया गया था, 2019 के अंदर इसको शुरू किया गया था। इसके तहत जो किसानों की खाली पड़ी जमीन है जिसका यूज नहीं हो रहा है उस पर सोलर पैनल लगाना है। एक तो उस पर सोलर पैनल लगाओ, और इसके अलावा जो पंप्स है, जो ट्यूबवेल्स है, उन पर जो है सोलर पैनल्स के माध्यम से या सोलर एनर्जी से जो है बिजली मुहैया करवाना। तो इस प्रकार की चीज़ें करनी है ताकि किसानों को जो है एनर्जी जो है ऊर्जा सुरक्षा दी जा सके, उनको जो है बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से की जा सके, उनके जो पानी सिंचाई का कार्य है वो भी ना रुके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो पीएम कुसुम योजना जो है इसके अंदर एक टारगेट ये भी है कि 2022 तक जो है 25,750 मेगावाट बिजली जो है वो हम लोग इस तरह से जो खाली पड़ी भूमि है और है यहाँ से जो है पैदा हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का इनका टारगेट लिया जा रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस योजना का संबंध किससे है, तो आप इजीली बता सकते हो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी संबंध है, ठीक है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोयल डे कब मनाया जाता है? बताइएगा, वर्ल्ड सोयल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या 8 दिसंबर? क्या है इसका करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। वर्ल्ड सोयल डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है वर्ल्ड सोयल डे? कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को जो है वर्ल्ड सोयल डे, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसको किसके द्वारा? यूएन की जो एफएओ है उसके द्वारा। एफएओ कौन है? फूड यानी खाद्य, फूड एंड एग्रीकल्चर एवं कृषि विभाग, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ जो है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम कहाँ है? इटली के अंदर। इसके द्वारा जो है वर्ल्ड हेल्थ डे वर्ल्ड जो है सोयल डे मनाया जाता है। इसका इस बार का 2020 का थीम क्या था? 2020 का थीम था मृदा दिवस का कीप सोयल अलाइव, कीप सोयल अलाइव, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तभी तो जैव विविधता को प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम लोग। अगर सोयल को ही नहीं बचाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी को या जैव विविधता को जो है वो कैसे बचा पाएंगे? तो इसीलिए जो है थीम क्या था? प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी और कीप सोयल अलाइव, ये इसलिए जो है थीम रखा हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब सोयल की अगर बात करें, मिट्टी की बात करें, तो मिट्टी जो है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है टोटल? तो भारत में जो है ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और उसी के अधीन जो है 1956 के अंदर बना था सोयल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये देखते हैं भारत के अंदर मिट्टी का सिस्टम, सोयल सर्वे ऑफ इंडिया कब बन गया था? 1956 में इसकी स्थापना हो गई थी, सोयल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे भारत के अंदर टोटल 8 प्रकार की सोयल पाई जाती है। इंडिया के अंदर टोटल कितनी प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की मिट्टी है। और वो 8 प्रकार कौन कौन से है? सबसे ज़्यादा जो है भारत के अंदर है एल्यूवियम सोयल। एल्यूवियम को हिंदी में क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसके बाद कौन सी है, लाल मिट्टी, रेड सोयल। और कौन सी है भारत के अंदर, काली मिट्टी, ब्लैक सोयल, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, ब्लैक सोयल को हम लोग कहते हैं रेगूर सोयल, ठीक है। और कौन सी है, लेटराइट मिट्टी। और कोई, लवणीय मिट्टी, सेलाइन या लवणीय मृदा। और भी कोई है, बिल्कुल है, पीट सोयल। पीट मिट्टी कौन सी होती है, दलदली मिट्टी होती है पीट सोयल। और कौन सी है, एरिड सोयल कहाँ मिलती है, राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर, या मरुस्थली से मिट्टी भी कहते हैं इसको, रेतीली, ठीक है ना, मरुस्थलीय मिट्टी। और कौन सी है, लास्ट कौन बच गया, फॉरेस्ट सोयल, वन क्षेत्र की मिट्टी जो है, फॉरेस्ट सोयल, ठीक है, वन क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी फॉरेस्ट सोयल, ठीक है। तो ये आपकी हिमालयन क्षेत्र के अंदर पाई जाती है फॉरेस्ट सोयल ज़्यादातर। इसके अलावा दलदली मिट्टी जो है वो कहीं पर भी मिल सकती है जहाँ पर मिट्टी और पानी का मिश्रण टाइप है, या ज़्यादातर कोस्टल एरिया के अंदर होगी। सेलाइन लवणीय मिट्टी हरियाणा पंजाब के अंदर भी काफ़ी है, अब बढ़ रही है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा है उस क्षेत्र के अंदर, यानी वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र होगा, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी होगी, ठीक है। यानी जो आपका पश्चिमी तट है इंडिया का, तो वहाँ पर लेटराइट मिट्टी होगी। काली मिट्टी आपको पता ही है कहाँ पर मिलती है, दक्कन प्लेट्यू के अंदर, महाराष्ट्र और गुजरात कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लाल मिट्टी जो है कहाँ पर है, तो लाल मिट्टी जो बाकी का बचा हुआ नीचे वाला पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पर लाल मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो गया 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में स्थित बासनचार द्वीप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। बासनचार द्वीप क्यों न्यूज में था, बासनचार द्वीप इसमें इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो रोहिंग्या शरणार्थी है उनको शिफ्ट किया जा रहा है, रोहिंग्या शरणार्थी है जो उनको शिफ्ट किया जा रहा है बासनचार द्वीप के अंदर। तो ये कौन से स्टेट के अंदर है, ये कौन से देश के अंदर है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर बासनचार द्वीप है जहाँ पर हम रोहिंग्या शरणार्थियों को वो शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो है चक्रवात और बाढ़ के कारण जो है थोड़ा सा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है बासनचार द्वीप, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना है, इसलिए न्यूज़ में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से देश के अंदर है, तो ये बांग्लादेश के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, बासनचार द्वीप। इसके अलावा कॉक्स बाजार जो दुनिया का सबसे बड़ा बीच है वो भी बांग्लादेश में है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बीच जो मरीना बीच है वो भारत के अंदर चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। सो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ भारत के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने की बात की है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो NSIL है वो एक्चुअल में 2019 में स्थापना हुई है इसकी। कब स्थापना हुई है, 2019 के अंदर। इससे पहले जो है एक और भी थी अंतरिक्ष, अब भी है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। इससे पहले अंतरिक्ष कॉरपोरेशन संभालती थी सारा काम। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर में अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जो है वो 1992 में स्थापना हो गई थी, इसकी 2019 में हो गई है। ये दोनों की दोनों एक्चुअल में क्या है, ये जो है ये कमर्शियल आर्म है इसरो की, ठीक है ना, इसरो की कमर्शियल आर्म है, मतलब प्राइवेट कंपनीज के साथ में या फिर कैसे भी जो है किसी का सैटेलाइट छोड़ना है और छोड़ना है, क्या नहीं करना है, तो व्यवसायिक जो कार्य है वो सारे के सारे संभालने के लिए आपकी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और आपकी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ये दोनों हैं। अभी हाल ही के अंदर जो है 2019 में वैसे स्थापना हुई थी एक कंपनी की, एक स्टार्टअप की, जिसका नाम है पिक्सल का, ठीक है ना, पिक्सल की स्थापना हुई थी 2019 में। जो बेस्ट स्टार्टअप मिला था इसको, ये बेंगलोर के अंदर हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है ना, बेंगलोर के अंदर मुख्यालय है। ये जो है चाहते हैं कि हम लोग रिमोट सेंसर सैटेलाइट जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करें, ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो ये इनका प्लान ऐसा है। इसके लिए जो है इंडिया के साथ जो है, इंडिया के साथ नहीं, इसरो के साथ जो है इन्होंने एक तरह से कोऑपरेशन किया है, और उसके साथ जो है उसके PSLV व्हीकल से ये छोड़ना चाहते हैं। जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इससे 2021 में छोड़ेंगे। लेकिन अभी संभालता कौन है ये कारोबार इसरो का, तो NSIL संभालती है। तो NSIL का ही साथ होगा ना इसका कॉन्टेक्ट, तो इसको NSIL के साथ करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NSIL और पिक्सल के बीच हुआ है, ठीक है। तो इससे जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ने का प्लान है इनका, निजी होगी, जो कि एक तरह से PSLV का इस्तेमाल करके 2021 तक छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, पिक्सल के बारे में, क्लियर है। सो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, RBI ने किस बैंक की आगामी डिजिटल कारोबार गतिविधियों
और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के लिए कहा है। किस बैंक पर कहा है? HDFC, PNB और ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन से बैंक पर बोला है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, बताओगा। HDFC है, PNB है, ICICI है, बैंक ऑफ बड़ौदा। किस बैंक पर आगामी डिजिटल कारोबार गतिविधियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करना है? ऐसा बोला है कि नए क्रेडिट कार्ड नहीं, पहले चल रहे हैं वो ठीक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि HDFC बैंक पर किया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है, पहले ही मैं बता देता हूँ। HDFC जो है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो बैंक है आपका, HDFC 1977 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। HDFC बैंक के लिए किया गया है, तो स्थापना इसकी कब हो गई थी? 1977 के अंदर ही, 1977 के अंदर, ठीक है। इसके जो है हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, पता ही आपको, ऑलमोस्ट बैंक्स का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और दीपक पारिक जो है वो इसके अध्यक्ष है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? दीपक पारिक। तो ये तो इसके बारे में बात थी। मुद्दे की बात क्या है कि HDFC के अंदर क्या दिक्कत आ रही थी? RBI को लगा कुछ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि जो लास्ट डेट होता था पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि जो पेमेंट करनी होती, किसी भी लोन लिया है किसी भी व्यक्ति ने HDFC के थ्रू, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ है, तो वो लोन का रीपेमेंट करने का जब लास्ट डेट है तो उस टाइम पे जो है उनका जो काम ही नहीं कर रहा होता है सिस्टम ही, तो वो पेमेंट ही नहीं हो पाती है। इसके बाद जो फिर वो पेनल्टी लगा देते हैं, तो इसलिए जो है परेशानी थी लोगों को बहुत ज़्यादा। इसको सबको देखने के लिए RBI ने क्या किया है कि अभी जो चल रहा है इसको बंद करो और नए क्रेडिट कार्ड जो है नहीं बनाने हैं अभी आप लोगों को, ये काम कर दिया है RBI ने, ठीक है ना। HDFC को इसका एक 2.0 जो है डिजिटल प्रोग्राम जो अभी लॉन्च करने वाली थी, उससे पहले ही ऐसा बोल दिया कि ऐसा नहीं करना है, नो न्यू क्रेडिट कार्ड, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो HDFC के लिए किया गया है, क्योंकि उसके जो सिस्टम के अंदर कई आउटरेजेस पाए गए थे, कई इस प्रकार की दिक्कतें पाई गई थी। उन्होंने अभी पीछे जब हुआ तो बोला कि पावर फेलियर हो गया था, जो मेन डेटा सेंटर है हमारा, पावर डेटा सेंटर जो है या डेटा पावर सेंटर जो है, वहाँ पर पावर फेलियर हो गया था हमारा, तो इसलिए जो है हम लोग सिस्टम फेल होने के कारण जो है पेमेंट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सक्यूजेज दिए जा रहे हैं, या रियलिटी है वी डोंट नो, तो हमें इस बात का पता नहीं है। बट RBI ने इन चीज़ों को संज्ञान लेना भी जरूरी है, क्योंकि कस्टमर पर जो है पेनल्टी लग रही है नेक्स्ट टाइम जो वो भर रहा है तब, ठीक है। सो ये दिक्कतें चल रही थी HDFC के अंदर, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? A, HDFC, ठीक है। तो ये थे कुछ एक आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी की चीज़ें अगली क्लास में और देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा एंड बी मोटिवेटेड, राइट। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।